second chapter of class 10th mathematics, and the name of the chapter is polynomials. In this polynomial we will mainly cover zero of polynomial, geometrical and graphical meaning of zero of polynomial. Also we will cover representation of polynomials in the form of px or py or pz or p into x, y, z etc. तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। देखो प्यारे बच्चों, मैं शुरुआत करूंगा किसी एग्जांपल को लेकर के। देखो हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, मान लेते हैं हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है 2x + 3, ठीक है, 2x + 3 क्या है, ये पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके बीच में एक वेरिएबल आ रहा है, ठीक है, और वो वेरिएबल कौन सा है, x आ रहा है, ठीक है, एक वेरिएबल आ रहा है और वो वेरिएबल कौन सा है, x है। तो आप कह सकते हो कि ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जो एक ही किस्म के या एक ही टाइप के वेरिएबल से मिलकर के बना हुआ है, और वो वेरिएबल है क्या, सिर्फ x, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल x से मिलकर के बना हुआ है। ये पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल है जो x वेरिएबल से बना हुआ है। तो इस पॉलिनोमियल को मैं जब px और py और pz की फॉर्म में लिखना चाहूँगा तो ये, क्योंकि ये पॉलिनोमियल x वेरिएबल से मिलकर के बना हुआ है, इस पॉलिनोमियल का नाम क्या हो जाएगा, p ब्रैकेट में x, ठीक है। इसका मतलब हो गया पॉलिनोमियल इन x। मतलब पॉलिनोमियल इन x का मतलब ये हो गया कि ये पॉलिनोमियल जो है x वेरिएबल की फॉर्म में आ रहा है। किसकी फॉर्म में आ रहा है, एक ऐसे वेरिएबल की फॉर्म में आ रहा है जो x से शुरू होता है या x वेरिएबल से बना हुआ ये पॉलिनोमियल है। क्योंकि ये पॉलिनोमियल x वेरिएबल से बना हुआ है इसलिए इस पॉलिनोमियल का नाम px होगा, ठीक है। ये बात समझ में। एक और हमारे पास पॉलिनोमियल ले लेते हैं, कोई और पॉलिनोमियल लेते हैं 2x², ठीक है, क्या लिखा मैंने, 2x² + 3x + 2। अब इस पॉलिनोमियल को भी अगर आप देखते हो तो वेरिएबल देखो, सबसे पहले जब हम px यानी कि पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ x या पॉलिनोमियल इन x, इन y और इन z लिखते हैं, तब हम सबसे पहले उनके वेरिएबल्स को देखते हैं। तो x है, x है। इसमें भी आप देख रहे हो कि ये जो पॉलिनोमियल है ये सिर्फ वन टाइप ऑफ वेरिएबल से मिलकर के बना हुआ है, और वो वेरिएबल कौन सा है, x। x के अलावा कोई और वेरिएबल नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर आपको इस पॉलिनोमियल को इन द फॉर्म ऑफ p ब्रैकेट में किसी वेरिएबल की या किसी वेरिएबल की फॉर्म में लिखना है तो आप इसको किस फॉर्म में लिखोगे, क्योंकि इसमें भी x वेरिएबल आ रहा है तो इसका नाम भी px ही होगा, ठीक है, पॉलिनोमियल इन x, ठीक है, पॉलिनोमियल इन x मतलब ये पॉलिनोमियल जो है वो x वेरिएबल से बना हुआ है। तो हम इस पॉलिनोमियल का नाम क्या लिख सकते हैं, px। क्या लिख सकते हैं, px। जैसे इसका नाम भी px था, ये भी px ही है। ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी px ही है और ये भी px ही है, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक ही वेरिएबल है। समझ में आया, इन दोनों का नाम एक ही है। अगर आप इनको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना चाहते हो तो ये मान लेते हैं ये पॉलिनोमियल 1 है, आप इसको px1 लिख सकते हो और इसको px2 लिख सकते हो। अब देखो हमारे पास कोई और हमारे पास पॉलिनोमियल आ जाता है जो दो किस्म के वेरिएबल से बना हुआ है, 2x² + 6x + y + 1। इस वाले पॉलिनोमियल का अगर आप देखते हो तो इस पॉलिनोमियल के बीच में एक ही किस्म का वेरिएबल नहीं है बल्कि दो किस्म के हैं। कौन कौन सा, एक तो y है और दूसरा
x है। क्या दूसरा कौन सा इसमें वेरिएबल आ रहा है? दूसरा वेरिएबल इसके बीच में x आ रहा है। अगर आपको इसको नाम रखने की ज़रूरत पड़ जाए, इस पॉलिनोमियल के नाम रखने की ज़रूरत पड़ जाए, जैसे हम इस पॉलिनोमियल को px कह रहे हैं, इसको भी हमने px कहा, तो इस वाले वेरिएबल को या इस वाले पॉलिनोमियल को, वेरिएबल नहीं कहेंगे, इस वाले पॉलिनोमियल को हम क्या नाम देंगे? तो p से पॉलिनोमियल, p से पॉलिनोमियल। और कौन सा पॉलिनोमियल है? x, y, x, y, ठीक है। क्योंकि इस पॉलिनोमियल के बीच में x वेरिएबल भी आ रहा है और y वेरिएबल भी आ रहा है, इसलिए हम इस पॉलिनोमियल को p x, y लिख सकते हैं, मतलब पॉलिनोमियल इन x एंड y फॉर्म, ठीक है। पॉलिनोमियल इन x एंड y फॉर्म, मतलब इस पॉलिनोमियल के बीच में x वेरिएबल भी है और y वेरिएबल भी है। x और y दोनों तरह के वेरिएबल से मिलकर के बना हुआ ये पॉलिनोमियल है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? पॉलिनोमियल इन x, y फॉर्म, ठीक है, या पॉलिनोमियल इन x, y, ठीक है। ये बात समझ में आई? तो अगर कोई और होगा जिसमें x भी है, y भी है, z भी है, मान लेते हैं 2x है प्लस 3y है प्लस 4z है, ठीक है, इस पॉलिनोमियल का आप नाम क्या रख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो p x, y, z, ठीक है। मतलब ये जो पॉलिनोमियल है वो x और y और z तीनों वेरिएबल से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनके नाम रख सकते हो या इनको डिनोट कर सकते हो, ठीक है, समझ रहे हो? ये आप इन पॉलिनोमियल्स को डिनोट कर रहे हो px के साथ में, px, y के साथ में, px, y, z के साथ में इनको डिनोट कर रहे हैं। लेकिन देखो तरीका क्या है, p यहाँ पर पॉलिनोमियल को डिनोट कर रहा है और ब्रैकेट में जो भी हम वेरिएबल लगा रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि उस पॉलिनोमियल के बीच में x वेरिएबल भी है, y वेरिएबल भी है और z वेरिएबल भी है, ठीक है, समझ में आया? ये इस चीज़ को बताता है। तो इस तरीके से आप पॉलिनोमियल्स की रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। अब चलते हैं इससे आगे की तरफ। आगे हम बात कर रहे थे ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स की। तो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स का मैंने आपको बताया था, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल की मैंने जब बात की थी तो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में मैंने आपको बताया था ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज़ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ठीक है। लेकिन ये ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल जो है यहाँ पर हम ओनली वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जिसमें भी जो हम ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकाल रहे हैं उसमें हम जो भी पॉलिनोमियल ले रहे हैं इस वाले चैप्टर के बीच में वो वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है, ठीक है। उसके बीच में आपको x और y दोनों इकट्ठा नहीं दिखेंगे। अगर x होगा तो x ही होगा पूरे पॉलिनोमियल के बीच में और अगर y होगा तो y भी होगा पूरे पॉलिनोमियल के बीच में। मतलब इस तरीके के फॉर्म में px वाली फॉर्म के पॉलिनोमियल होंगे या py वाली फॉर्म के py वाले फॉर्म के क्या कहेंगे उसको पॉलिनोमियल होंगे इसके बीच में, ठीक है। ये बात आप समझ लेना। तो जो भी हम ज़ीरो पॉलिनोमियल इसके बीच में निकाल रहे हैं उसमें हम पॉलिनोमियल जो भी ले रहे हैं वो वन वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में होनी चाहिए। तो बात कर रहे थे हम ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स की। तो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स ये साथ में लिख रहा हूँ इन वन वेरिएबल, ठीक है। ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ठीक है। ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल
in the polynomial that makes the whole value of polynomial to 0। ठीक है, मतलब आप ये समझ लो कि ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल में उस पॉलिनोमियल में आने वाले वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू, ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल के बीच में आने वाले वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू जो उस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 बना दे, या पूरे के पूरे पॉलिनोमियल की होल वैल्यू को 0 बना दे। ऐसी वैल्यू ही, या ऐसी वैल्यू जो उस वेरिएबल की है, वो वैल्यू ही उस पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगा। ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आई होगी। तो वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू, किसी पॉलिनोमियल के बीच में वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू जो पूरे के पूरे पॉलिनोमियल की होल वैल्यू को ही 0 बना दे, ऐसी वैल्यू को, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू को ही हम 0 ऑफ दैट पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, और इसको निकालने का तरीका क्या है, मैंने पहले भी समझाया था। क्योंकि इसमें पूरे के पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू ही 0 हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, 0 ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए पूरे होल या फिर होल पॉलिनोमियल को ही इक्वल टू 0 कर देते हैं। हम क्या करते हैं, पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को ही इक्वल टू 0 करते हैं, और इक्वल टू 0 करने पे जो भी वेरिएबल की वैल्यू आएगी उस दौरान, वही वैल्यू 0 ऑफ पॉलिनोमियल या उस पॉलिनोमियल की 0 ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगी। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पर हमने लिखा था 2x + 3। ठीक है, ठीक है, 2x + 3 है क्या ये, इसको मैं px भी कह सकता हूँ ना। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, px = 2x + 3 है। आपको कहा जाता है कि इस px का या फिर इस 2x + 3 का 0 ऑफ पॉलिनोमियल निकालो। क्या निकालना है, 0 ऑफ पॉलिनोमियल निकालो। तो आप क्या करते हो, इस px को = 2x + 3 करते हो, और यही 2x + 3 = 0 होगा। क्योंकि जब तक आप px को = 0 नहीं करोगे या फिर पॉलिनोमियल को = 0 नहीं करोगे, तब तक आपको वेरिएबल की वो वैल्यू हासिल नहीं होगी जो कि पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को 0 बना दे। ठीक है, इसीलिए हमको पॉलिनोमियल को = 0 करना पड़ता है इन ऑर्डर टू फाइंड ऑफ 0 ऑफ पॉलिनोमियल। तो हम लिख सकते हैं px = 2x + 3 = 0, px = 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल जाएगी, x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, यहाँ से हमारे पास, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो हमारे पास 2x + 3 = 0, x = 3, यहाँ पर प्लस का है इधर जाके माइनस का 3, और 2 यहाँ पर न्यूमरेटर है, इधर आके डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो x यहाँ पर -3/2 निकल रहा है। मतलब ये जो x की यहाँ पर वैल्यू निकली है ना -3/2, जब हमने पॉलिनोमियल को = 0 किया तो वेरिएबल की वैल्यू निकली -3/2। यही वैल्यू इस पॉलिनोमियल की 0 ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगी। क्या कहलाएगी, 0 ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगी। क्यों कहलाएगी 0 ऑफ पॉलिनोमियल, क्योंकि जब हम x की जगह इस -3/2 को भरेंगे तो ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। चेक करके देख लो, by putting the value of x = -3/2 in polynomial px,
पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3, इसके बीच में, इस पॉलिनोमियल के बीच में x की जगह -3/2 को भरोगे तो देखो क्या हासिल हो जाएगा। तो देखो जब हम इस पॉलिनोमियल के बीच में px के बीच में x की जगह -3/2 भरते हैं, x की जगह क्या भरते हैं, -3/2 भरते हैं, तो ये px भी उस टाइम पे क्या बन जाएगा, p -3/2, क्योंकि x की जगह हम क्या भर रहे हैं, -3/2। तो यही पॉलिनोमियल उस टाइम पे क्या कहलाएगा, p -3/2 या p ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ -3/2, क्योंकि x यहाँ पर -3/2 आ रहा है। तो पॉलिनोमियल ऑफ -3/2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, भर लो, 2 × -3/2, ठीक है, और प्लस 3। क्या ये ज़ीरो होता है कि नहीं होता है वो हम चेक करेंगे। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, बच क्या गया हमारे पास, -3 प्लस 3, -3 प्लस 3 क्या होता है, 0। इसका मतलब ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल ऑफ -3/2 जो आई है, ये जो वैल्यू आई है x की जगह -3/2, ये वैल्यू इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को 0 बना रही है, ठीक है। इसका मतलब यही -3/2 जो है इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो देखो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल जो होता है इसको हम निकाल सकते हैं ग्राफिकली भी, या फिर इस पॉलिनोमियल को, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल को हम ज्योमेट्रिकली भी निकाल सकते हैं ग्राफ बना करके। कैसे इसका ग्राफ बनता है, ठीक है, और कैसे हमको पता चल सकता है कि कहाँ पर किसी पॉलिनोमियल का ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल आएगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल लेके रखी हुई है। हम इस एग्ज़ाम्पल को लेकर के समझेंगे कि किस तरीके से ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल को हम ग्राफिकली निकाल सकते हैं, या फिर उसका ग्राफ बना करके कैसे ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल को निकाल सकते हैं, उसका पता लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक इक्वेशन लेके रखी हुई है, इक्वेशन नहीं पॉलिनोमियल लेके रखा हुआ है, ठीक है। और ये पॉलिनोमियल क्या है, px इक्वल टू x² - 3x - 4, ठीक है। ये क्या है, पॉलिनोमियल इन x की फॉर्म में है, और ये पॉलिनोमियल है क्या, x² - 3x - 4, ठीक है। कौन सा पॉलिनोमियल है ये, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल है ये, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का तो आपको पता ही है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होती है वो 2 होती है। तो यहाँ पर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और आपको मैंने पीछे भी समझाया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बीच में, क्योंकि वेरिएबल की 2 पावर जो होती है, हाईएस्ट पावर 2 होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 होती है, इसका मतलब उसके ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल जो निकलने वाले हैं वो भी 2 ही होंगे। 2 ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकलेंगे, कितने, ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकलेंगे वो भी 2 ही होंगे। तो ये तो मैंने उस टाइम पे भी बताया था, लेकिन ग्राफिकली इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफिकली इसको कैसे निकाल सकते हैं, वो हम सीखने जा रहे हैं। देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमने x² - 3x - 4 को, ठीक है, इन दोनों के ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकाल लेता हूँ। सबसे पहले मैं क्या निकालता हूँ, इसके ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकाल लेता हूँ। अब ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल इसके क्या निकलेंगे, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल इसके होंगे x² - 3x - 4। ये कल भी, ये पिछले वाले वीडियो के बीच में भी हमने ये एग्जांपल ली थी। तो उस टाइम पे जो इसके ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकले थे दैट वाज -1 और 4 निकले थे। हम फिर से इसको कर लेते हैं, पॉलिनोमियल के ज़ीरो निकालने हैं। तो मुझे इस पॉलिनोमियल को, यानी कि इस px को
इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, तभी इसके पॉलिनोमियल के 0 निकलेंगे। तो क्या बन जाएगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हम इसके फैक्टर बना लेंगे। आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर कैसे बनाए जाते हैं, कुछ इस तरीके से हम करेंगे। ठीक है, इस साइड में वो नंबर लिखेंगे जो इस कांस्टेंट टर्म और इस बड़े वाले वेरिएबल के, बड़ा वाला वेरिएबल क्यों बोल रहा हूँ मैं इसको बड़ा वाला वेरिएबल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये वेरिएबल जो है विद हाईएस्ट पावर है, तो मैं इसको बड़ा वाला वेरिएबल नहीं कहूँगा, वेरिएबल विद हाईएस्ट पावर बोलूँगा। उसके साथ में जो भी कोफिशिएंट आ रहा है, ठीक है, उस कोफिशिएंट और इस कांस्टेंट की प्रोडक्ट के बराबर जो नंबर आएगा उसको यहाँ लिखूँगा। तो -4 × 1, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है, तो -4 × 1 -4 होता है। ठीक है, यहाँ पर ये वाला नंबर लिखूँगा, इन दो की प्रोडक्ट के बराबर वाला नंबर, और नीचे लिखूँगा इस वाले नंबर को। ठीक है, किसको, इस वाले कोफिशिएंट वाले नंबर को लिखूँगा। और ये कौन सा वाला कोफिशिएंट है, जो वेरिएबल कम पावर वाला है उसके साथ में, यानी कि मिड टर्म जो आ रही है, ये कौन सी है, मिड टर्म है। ठीक है, मिड टर्म के साथ में जो कोफिशिएंट आ रहा है उस वाले कोफिशिएंट को मैं यहाँ पर लिखूँगा। लिख लिया। अब पहले देख लो कैसे मैं इसका फैक्टर बना रहा हूँ, फिर से देख लो। ऊपर में मैं लिखूँगा ऐसे नंबर को जो कि इस वाले नंबर का, यानी कि कांस्टेंट टर्म का और हाईएस्ट डिग्री या हाईएस्ट पावर वाले वेरिएबल के साथ में जो भी कोफिशिएंट आ रहा है उसकी और इस कांस्टेंट टर्म की प्रोडक्ट के बराबर। तो -4 × 1 -4 लिख लिया। और यहाँ पर क्या लिखूँगा, मिड टर्म के साथ में जो भी कोफिशिएंट आ रहा है उस वाले नंबर को लिखूँगा। तो मिड वाली टर्म के साथ में कोफिशिएंट -3 है, लिख दिया। अब मुझे यहाँ पर इस वाली साइड में, इस वाली साइड में, यानी कि A और B, यहाँ पर दो ऐसी नंबर ढूंढने हैं। ठीक है, दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, A और B को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो इस वाले नंबर के बराबर हो, और A और B को अगर मैं प्लस करता हूँ तो इस वाले नंबर के बराबर हो। तो वो नंबर कौन कौन से हैं मुझे तो पता है। वो नंबर होगा, एक तो -4, क्या होगा, -4, और दूसरा होगा प्लस का 1। देखो, -4 × 1 -4, और -4 + 1 -3 हो गए। दो नंबर आपने ढूंढ लिए, A और B, वो दोनों नंबर आपने ढूंढ लिए। जब आपने दोनों नंबर ढूंढ लिए तब आप इसी को लिख सकते हो x + 1 × x - 4 = 0। ठीक है, समझो। अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये पॉलिनोमियल पूरा का पूरा 0 है। ठीक है, ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 है। पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 कब होगा, या तो ये वाली टर्म 0 हो जाए, ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाए, तब क्या होगा, 0 × x - 4। आपको पता है 0 जिस भी नंबर के साथ में मल्टीप्लाई होता है वो पूरे की पूरी नंबर को ही 0 बना देता है। तो 0 × x - 4 = 0 हो जाएगा, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। या फिर ये कब, जब आपने इस वाले को 0 माना, ये वाला 0 हो सकता है, या फिर ये वाला 0 हो सकता है, x - 4 ही पूरा का पूरा 0 हो। तो अगर x - 4 0 होगा तब क्या होगा, 0 × x + 1, तब भी क्या हो जाएगा, 0 जिस भी नंबर के साथ में मल्टीप्लाई होता है उस पूरे को 0 बना देता है, तब भी ये पूरा का पूरा 0 हो सकता है। अब अगर मैं इस वाली टर्म को 0 मान के चलता हूँ, भाई मान लेते हैं इस पॉलिनोमियल के बीच में ये वाली टर्म 0 है, ऐसे केस में क्या हो जाएगा, x + 1 मान लेता हूँ, ये वाली टर्म 0 है, तो यहाँ से हमारे पास x = -1 निकलता है। ठीक है, x की एक वैल्यू तो -1 होगी, मतलब इस पॉलिनोमियल का एक 0 जो है, यानी कि 0 ऑफ पॉलिनोमियल जो आ रहा है इस x² - 3x - 4 का एक 0 जो होगा वो -1 वाली वैल्यू होगी। दूसरा 0 क्या हो सकता है, इसको 0 ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो सकता है, दूसरा वो हो सकता है जब हम इसको 0 मान कर चलेंगे, x - 4।
अब x माइनस फोर, इफ़ x माइनस फोर इज़ ज़ीरो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इफ़ x माइनस फोर इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ऐसे केस में x इक्वल टू फोर आ रहा है। दूसरी वैल्यू जो आ रही है ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल के केस में वो आ रही है फोर। तो ये दो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकल रहे हैं। इसलिए मैंने बोला था कि ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री जो होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 होती है, उनका ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल जो निकलेंगे उनकी दो वैल्यूज़ निकलेंगी। तो यहाँ पर भी दो वैल्यूज़ ही निकल रही हैं। क्योंकि हम इसको ग्राफिकली बनाना सीख रहे हैं, तो अब मैं ग्राफिकली इसको कैसे बनाऊंगा और कैसे ग्राफ से भी पता कर सकता हूँ कि किसी पॉलिनोमियल का ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो सकता है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल के फॉर्म में x की क्या क्या वैल्यू आई, मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास x की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है, एक तो -1 और दूसरी 4। ठीक है, x की तो आपके पास में है वैल्यू, x की वैल्यू आपके पास में है, यानी कि x वाली साइड में अगर आपको पॉइंट को लोकेट करना है ग्राफ के ऊपर, तो आपके पास में एक साइड तो है लोकेट करने के लिए। ठीक है, लेकिन दूसरी साइड, क्योंकि आपको पता है कि पॉइंट को इस ग्राफ के ऊपर, कार्टेशियन के ग्राफ के ऊपर, ठीक है, हम किसी भी पॉइंट को तब तक लोकेट नहीं कर सकते जब तक कि उसकी x और y दोनों की दोनों वैल्यू ना हो। क्योंकि किसी भी पॉइंट का नाम दो जो लाइनें होती हैं इस ग्राफ के बीच में, x और y वाली साइड, ठीक है, वो दोनों की दोनों ही उस पॉइंट की लोकेशन को लोकेट करती हैं। एक पॉइंट के साथ में, एक पॉइंट नहीं कहेंगे, एक उसकी कोऑर्डिनेशन के साथ में या एक कोऑर्डिनेट के साथ में हम उसका लोकेशन पता नहीं कर सकते। किसी भी पॉइंट का लोकेशन पता करने के लिए उसके दो कोऑर्डिनेट्स का होना ज़रूरी है, x कोऑर्डिनेट्स का भी और y कोऑर्डिनेट का भी। तो x तो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, x तो हमारे पास है, y कोऑर्डिनेट है ही नहीं, तो हम पॉइंट को इस ग्राफ के ऊपर कैसे लोकेट करेंगे। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जब हमारे पास कोई पॉलिनोमियल इक्वल टू ज़ीरो हो, ऐसे केस में x की वैल्यू तो निकल जाती है, y की वैल्यू जो हमको हासिल करनी होती है, यानी कि पी वाई जो, ठीक है, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू जो हमको हासिल करनी होती है वो हमेशा उस केस में इक्वल टू होती है, पी वाई नहीं बोलेंगे इसको, y की वैल्यू। ठीक है, y कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू होगी उसको हम ऐसे केस में हमेशा इक्वल टू px के बराबर मान लेते हैं। px, और px क्या था, पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू, पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू, और पूरा पॉलिनोमियल क्या था, x² माइनस 3x और माइनस 4। ठीक है, तो y की वैल्यू जो भी आएगी, जब y कोऑर्डिनेट की वैल्यू जो भी आएगी वो इक्वल टू होगी x² माइनस 3x माइनस y। या फिर आप सिंपली ये कह सकते हो कि जब हमारे पास किसी पॉलिनोमियल का ज़ीरो निकालना होता है तो उस केस में जो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमको चूज़ करनी होती है, दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू px, px के बराबर होती है। ठीक है, px के बराबर होगी। तो ये तो आपको पता चल गया, x की वैल्यू तो आपके पास में निकल आएगी, y की वैल्यू जो होगी वो px के बराबर होगी, यानी कि पॉलिनोमियल की होल वैल्यू के बराबर। और वो होल वैल्यू कब निकलेगी, जब हम उस पॉलिनोमियल के बीच में x की जगह x की कोई वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो आगे थोड़ा और समझा देता हूँ। यहाँ से तो हमको एक चीज़ का गैस तो मिल गया, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल की जब हमने वैल्यू निकाली तो हमें एक गैस तो मिल गया कि इसकी जो रेंज है वो -1 और 4 तक है। ठीक है, -1 से लेके -4 तक की रेंज में अगर हम x की वैल्यू लेंगे
कोई भी वैल्यू -1 और -1 से लेके 4 तक की रेंज में x की कोई भी वैल्यू लेंगे तो x वाला ग्राफ को वो या x वाले कोऑर्डिनेट को वो भर देंगी। दूसरी साइड y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी वैल्यू जो हम पॉलिनोमियल के बीच में x की वैल्यू को पुट करने पे उस पॉलिनोमियल की जो भी होल वैल्यू आएगी वो होल वैल्यू ही y की वैल्यू कहलाएगी। तो और समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक टेबल बना के रखा हुआ है, ठीक है, टेबल बना के रखा हुआ है। इस साइड में x की वैल्यू है और इस साइड में y की वैल्यू आ रही है। किसकी वैल्यू आ रही है, y की वैल्यू आ रही है। और y यहाँ पर किसके बराबर लेके रखा हुआ है मैंने, px के बराबर। और px किसके बराबर है, पूरे के पूरे पोलिनोमियल की होल वैल्यू के बराबर ही y है, ठीक है। ये बात समझ में आई। हम क्या करेंगे, अब हमारे पास एक रेंज तो है कि -1 से लेके 4 तक की वैल्यू हमारे पास x की होगी। तो हम क्या करेंगे, इस साइड में भी थोड़ा बढ़ा लेंगे, ठीक है, माइनस वाली साइड में भी x की वैल्यू को बढ़ा लेंगे और प्लस वाली साइड में भी x की वैल्यू को बढ़ा लेंगे, ताकि एक लंबी रेंज हमारे पास हासिल हो जाए और हमारा जो ग्राफ है वो अच्छे से बन जाए और फिर हम अच्छे तरीके से ज़ीरो पॉलिनोमियल्स को लोकेट कर पाएँ। तो हमने क्या किया, वैसे तो हमारे पास x -1 से शुरू हो सकता है, मैं -2, -3, -4, -5 से भी शुरू कर सकता हूँ, इस साइड में भी बढ़ा सकता हूँ। तो मैं यहाँ से -2 से कर रहा हूँ। जब मैं क्या करूँगा, इस पॉलिनोमियल के बीच में x की वैल्यू को -2 भरूँगा तो उस दौरान y की होल वैल्यू जो है, यहाँ से देखो, जब मैं इस px में x की जगह -2 को भरता हूँ, किसको भरता हूँ, -2 को भरता हूँ, तो उस दौरान जो y की होल वैल्यू निकलती है या इस पॉलिनोमियल की होल वैल्यू जो निकलती है वो 6 आती है। कैसे है ना, ये x² -3x -4 है ना। तो x की जगह अगर मैं -2 को भरूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, -2 इंटू -2, क्योंकि -2 का स्क्वायर है ये, -2 इंटू -2 प्लस का 4, ठीक है, प्लस का 4 माइनस 3x, x की जगह क्या है -2, ठीक है। तो -2 इंटू -3 प्लस का 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 6 है ना, यहाँ पर प्लस का 4 प्लस का 6, आगे क्या है माइनस का 4, तो माइनस का 4, 6 + 4 10, 10 - 4 6। तो इस पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, =6 आ जाएगा। पूरा का पूरा पॉलिनोमियल किसके बराबर आ रहा है, =6 आता है जब मैं x की जगह -2 को भरता हूँ। तो ये जो 6 आ रहा है ये 6 y की वैल्यू होगी, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, जब मैं पॉलिनोमियल के बीच में x की वैल्यू को -2 ले रहा हूँ उस दौरान y की वैल्यू 6 आएगी। समझ में आया। उसके बाद जब मैं पॉलिनोमियल के बीच में, इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल के बीच में x की जगह -2 को ले रहा हूँ, किसकी जगह, x की जगह किसको ले रहा हूँ, -1 को। पहले क्या लिया था, -2 को। x की जगह -1 की वैल्यू को भर रहा हूँ, उस दौरान ये पूरा x² -3x -4 किस में तब्दील हो जाएगा, देखो -1 इंटू -1 प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे माइनस का निशान है ना, तो -3 इंटू -1 प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस का 4, तो क्या हो जाएगा, +4 3 + 1 प्लस का 4 हो गया, +4 - 4 = 0। मतलब जब हम इस पॉलिनोमियल के बीच में x की वैल्यू को -1 भरते हैं तो ये पूरे के पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है। क्या आ रही है, पूरे के पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है वो 0 आ रही है, और यही होल वैल्यू जो 0 आ रही है यही वैल्यू y की वैल्यू बन जाएगी, क्योंकि y जो है px है, और px किसके बराबर है, उस पॉलिनोमियल की होल वैल्यू के बराबर, ठीक है। तो उस दौरान हमारे पास y की वैल्यू 0 आई। इसी तरीके से जब मैंने p
ज़ीरो किया, p यानी कि पॉलिनोमियल इन ज़ीरो फॉर्म में किया, यानी कि x की जगह आपने ज़ीरो भरा, तो क्या बन जाएगा, यही पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0 इंटू ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा, और 0 माइनस 3 इंटू ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा, 0 माइनस ज़ीरो ज़ीरो हो गया, और 0 माइनस फोर ही रहेगा। पॉलिनोमियल की होल वैल्यू क्या आ रही है, -4। मतलब जब आप पॉलिनोमियल के बीच में x की वैल्यू को 0 भरते हो तो y की वैल्यू उस दौरान -4 आ रही है। ठीक है, ठीक है, ये बात समझ में आई। अब आगे चलते जाते हैं। अब बात तो आप समझ गए होंगे कि जैसे जैसे आप x की वैल्यू को भरते जा रहे हैं वैसे वैसे y की वैल्यू बदलती जा रही है। ठीक है, जब आपने पॉलिनोमियल के बीच में x की जगह, ठीक है, 0 को भरा, यानी कि p पॉलिनोमियल ऑफ 0 किया, x की जगह 0 को भरा, तो 0 माइनस 0 -4 इक्वल टू -4 आया, ये आपको पता है। ठीक है, उसके बाद पॉलिनोमियल के बीच में जब आप x की जगह 1 भरते हो तो ये पूरे के पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जो होती है वो -6 आती है। किसके बराबर आती है, -6 के बराबर। तो ये -6 y की वैल्यू हो जाएगी जब आपने x की वैल्यू को 1 भरा। उसके बाद जब पॉलिनोमियल के बीच में आप x की जगह 2 भरते हो तो उस दौरान उस पॉलिनोमियल की होल वैल्यू जो है वो -6 आती है। मतलब जब पॉलिनोमियल के बीच में आप x की जगह 2 भरते हो तो उस दौरान जो y की वैल्यू हमारे पास बनती है वो -6 बनती है। उसी पॉलिनोमियल के बीच में जब x की जगह आप 3 भरते हो, क्या भरते हो, 3 भरते हो, तो उस दौरान जो y की वैल्यू हमारे पास निकल के आती है दैट इज़ -4। ठीक है, फिर पॉलिनोमियल के बीच में जब आप 4 को भरते हो तो इस पॉलिनोमियल के बीच में x की जगह 4 भरने पे इस पॉलिनोमियल की होल वैल्यू किसके बराबर बन रही है, 0 के बराबर। किसके बराबर बन रही है, 0 के बराबर। ठीक है, और क्योंकि यहाँ तक तो हमको करना था, हम एक एक्स्ट्रा ले रहे हैं। जब हम पॉलिनोमियल के बीच में x की जगह 5 भरते हैं तो यही पॉलिनोमियल की जो होल वैल्यू बन जाती है दैट इज़ 6। मतलब पॉलिनोमियल के बीच में x की जगह आप अगर 5 को भरते हो तो उस दौरान y की वैल्यू हमारे पास 6 आती है। ठीक है, ये तो हमारे पास हमने x की अलग अलग जब वैल्यू भरी तो उस दौरान हमारे पास y की अलग अलग वैल्यू आई। ठीक है, अब हमारे पास x की वैल्यू भी है और y की वैल्यू भी आ रही है। अब बात आती है इन वैल्यू के हिसाब से पॉइंट को ग्राफ के ऊपर लोकेट करना। इन वैल्यूज़ के हिसाब से पॉइंट को, क्योंकि पॉइंट को लोकेट करने के लिए x वाले कोऑर्डिनेट और y वाले कोऑर्डिनेट दोनों की ज़रूरत पड़ती है। अब हमारे पास x वाला कोऑर्डिनेट भी है और y वाला कोऑर्डिनेट भी है। ठीक है, x y x y x y x y दोनों हैं। तो अब हम पॉइंट को इस ग्राफ के ऊपर लोकेट कर सकते हैं। अब ग्राफ के ऊपर जब हम इसको लोकेट करेंगे, देखो क्या बनेगा। सबसे पहले देखो x पे है -2 और y पे है 6। x पे क्या है -2 और y पे क्या है 6। तो ग्राफ को मैंने पहले ही डिवाइड करके रखा हुआ है। कैसे बनाते हैं, कुछ इस तरीके से मैंने कट करके रखा हुआ है। परपेंडिकुलर लाइंस एक दूसरे को कट करती हुई जा रही हैं और ये कट कहाँ पर कर रही है, 0 पॉइंट पे। ठीक है, जहाँ पर ये परपेंडिकुलर लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं उसको हम 0 कहते हैं। क्या कहते हैं, 0 पॉइंट भी कहते हैं, O पॉइंट भी कहते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट भी कहते हैं, इनिशियल पॉइंट भी कहते हैं। तो इसको हम इनिशियल पॉइंट या 0 भी कहेंगे या ओरिजिन भी कहेंगे या O भी कहते हैं। ठीक है, इस O के राइट हैंड साइड में जो लाइन जा रही है क्या है, हॉरिजॉन्टल जो है, वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल जो है उसको हम x कहेंगे। लेकिन इस 0 के लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जो जाएगी उसको हम क्या कहेंगे, x कहेंगे। और इस 0 के लेफ्ट साइड में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम x डैश कहेंगे। क्या कहेंगे, x डैश। अब ये जो वर्टिकल लाइन जो है, ठीक है, ये जो वर्टिकल लाइन है, इस O से डाउनवर्ड जो वर्टिकल लाइन आ रही है उसको हम y डैश कहेंगे। और इस O के वर्टिकल जो लाइन अपवर्ड जा रही है उसको हम y कहेंगे। क्या कहेंगे, y कहेंगे। ठीक है,
ये कार्टेशियन ग्राफ है, ठीक है। कार्टेशियन एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ही किसी पॉइंट को लोकेट करने का ये तरीका हमको समझाया था ग्राफ की फॉर्म में, इसीलिए इसको कार्टेशियन मेथड भी कहते हैं, कार्टेशियन ग्राफिकल मेथड ऑफ कोऑर्डिनेटिंग अ पॉइंट, ठीक है। किसी पॉइंट की लोकेशन का पता लगाने के लिए इस वाले तरीके का पता या इस वाले तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। ये तो हमको पता, ये बना दिया मैंने। उसके बाद हमने इसकी डिवीजन कर दी, इक्वल डिवीजन की। 0 से इस साइड में प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, प्लस का 6, क्योंकि इसी रेंज में ही x वाला पॉइंट आ रहा है, ठीक है। x वाले देखो -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये इसी के बीच में हो जाएंगे प्लस वाले, क्योंकि x वाला माइनस में भी है तो इस साइड में भी कवर हो सकते हैं। कहाँ? x वाला इस साइड में भी कवर हो सकता है, जहाँ पर x की वैल्यू माइनस में होगी वो इस साइड में आएगा, जहाँ पर x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी वो इस साइड में आएगा। ठीक वैसे ही y की वैल्यू भी, y की वैल्यू जहाँ जहाँ पर भी नेगेटिव होगी तब y वाला पॉइंट जो होगा वो नीचे वाली शिफ्ट करेगा, नीचे वाली साइड में शिफ्ट करेगा। और y की वैल्यू जहाँ जहाँ पर भी पॉजिटिव होगी वहाँ पर y का जो कोऑर्डिनेट होगा, उसकी लोकेशन जो होगी वो इस 0 से अपवर्ड एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। ये बात समझ में आई होगी उम्मीद है, क्योंकि आपने ग्राफ तो पहले भी 7th, 8th, 9th में भी पढ़ा है, तो ये चीज़ तो आपको आई होगी समझ में। अब आगे चलते हैं। इससे हम पॉइंट को लोकेट कर रहे थे, क्योंकि हमारे पास x और y दोनों ही पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, ठीक है। पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं हमारे पास, अब इनको लोकेट करना था। तो सबसे पहले क्या था, x -2 पे है और y जो है वो 6 पे है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको x वाले को देखना होता है। x कहाँ पे है? -2 पे। तो -2 इस ग्राफ के बीच में कहाँ पे है? ये है, ये क्या है? -2, ठीक है। -2, चलो हम इसको ऐसे करेंगे, ठीक है, लोकेट करने के लिए। तो स्केल के साथ में दोनों साइड में, ये सिर्फ आपको आप पेंसिल के साथ में करोगे इसको, क्योंकि किस तरीके से लोकेट किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए, वो मैं समझा रहा हूँ। मैंने x वाले के ऊपर इस स्केल के साथ कुछ इस तरीके से डॉटेड लाइन को मारा। आप इसको पेंसिल के साथ मार सकते हो डॉटेड लाइन को, ठीक है। तो ये हो गया, x पे हमारे पास क्या था? -2, तो x के ऊपर हमने परपेंडिकुलर डॉटेड लाइन बनाई। और उसके बाद y क्या है? क्योंकि ये -2 है तो -2 वाली साइड में लगाइए। उसके बाद y पे है हमारे पास 6, y पे क्या है हमारे पास? 6, और क्या है ये? पॉजिटिव का 6। तो चले जाते हैं y के ऊपर। ये आया y, क्योंकि ये प्लस का है तो ऊपर होगी, तो ये y का ऊपर ही है, ठीक है। y के ऊपर कहाँ पर? 6 के ऊपर, प्लस वाले 6 के ऊपर। वैसे ही हम स्केल रखेंगे और फिर से दोनों साइड में डॉटेड लाइन मारेंगे, ठीक है। डॉटेड लाइन आप पेंसिल के साथ में मारोगे, मैं तो आपको सिखा रहा हूँ, आप इसको पेंसिल के साथ में मारोगे। आप देख रहे हो कि x वाला कोऑर्डिनेट की लाइन, x वाले कोऑर्डिनेट की लाइन और y वाले कोऑर्डिनेट की लाइन एक जगह पे कट कर रही है, ठीक है। समझ रहे हो? कुछ एक जगह पे कट कर रही है। तो ये वाला पॉइंट जो होगा जहाँ पर x वाला कोऑर्डिनेट और y वाला कोऑर्डिनेट कट कर रहा है, ये इस पॉइंट की लोकेशन होगी, ठीक है। समझ में आया? ये है इस पॉइंट की लोकेशन। इस पॉइंट को अगर मैं a मान लेता हूँ, ठीक है, देखो पॉइंट का नाम कैसे रखा जाता है। ये पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है a, और ऐसे करके ब्रैकेट में क्या करूँगा, इसके कोऑर्डिनेट्स भी बताऊँगा। सबसे पहले लिखूँगा x पे क्या था? ये -2, ठीक है, कॉमा y पे कितना था? 6। ये इसकी लोकेशन होगी। समझ में आया? इस तरीके से आप इस पॉइंट का नाम रखोगे। कैसे? जहाँ पर भी ये कट कर रहे हैं x कोऑर्डिनेट पे, y कोऑर्डिनेट पे, वहाँ पर उस पॉइंट का नाम, ये पहला वाला पॉइंट है, इसका नाम मैंने a रखा, और a के साथ में ब्रैकेट में इसकी कोऑर्डिनेट लिखे। कोऑर्डिनेट में क्या लिखा कि x कोऑर्डिनेट पे ये -2 पे आ रहा है और y कोऑर्डिनेट पे ये प्लस के 6 पे आ रहा है। लग गया पॉइंट? पहले वाले पॉइंट की हमने लोकेशन या कोऑर्डिनेट जो थे उसके, वो हमने इस ग्राफ के बीच में लगा दिए। अब चलते हैं दूसरे वाले पॉइंट पे। दूसरा वाला पॉइंट क्या है? x पे है -1 और y पे है 0। y पे क्या है? 0, और x पे क्या है? -1। तो देखो
x पे -1 करके देखते हैं। तो ये है x पे -1 है ना, ये -1 है, क्या है ये x पे, ये क्या है -1, क्या है ये है x पे -1, कहाँ पे है 0 से लेफ्ट हैंड साइड पे -1। तो हम फिर से इसको स्केल को ऐसे रखेंगे और इस तरीके से डॉटेड लाइन मारेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम ये नहीं देखेंगे, हाँ जब हम इसको बढ़ाएंगे तो यहाँ पर भी ये किसी न किसी के साथ में क्रॉस करेगी, लेकिन हमको इसके साथ नहीं देखना, हमको देखना है कि इस वाले पॉइंट के साथ में, जैसे यहाँ पर 2 वाले के साथ में, -2 वाले के साथ में ये 6 वाला जो लाइन थी y के ऊपर वो टच कर रही थी, वो क्या कर रही थी, क्रॉस कर रही थी, क्या कर रही थी, क्रॉस कर रही थी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी। तो ये पॉइंट की लोकेशन हुई। ठीक वैसे ही इस 1 वाले के साथ में, ठीक है, इस 1 वाले के साथ में आपने देखना है, x वाले -1 के साथ में आपने देखना है y वाले 0 कहाँ पर कट करता है। तो ठीक है, इसके साथ में क्योंकि 0 था, तो अब चलते हैं x वाले की, तो मैंने लाइन मार ली दोनों साइड में। y वाले को, y कहाँ से शुरू होता है, y का कितना बोला है उसने 0, तो y 0 कहाँ पे आता है, यहाँ पर ही आता है, ठीक है। और y 0 से आप हॉरिजॉन्टल लाइन मारोगे, क्या मारोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन मारोगे इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर तो पहले ही लाइन बजी हुई है ना, ये कहाँ पर कट कर रही है, यहाँ पर -1 को ये x कोऑर्डिनेट पे यहाँ पर कट कर रही है, कहाँ पर, ये देखो यहाँ पर। जब यहाँ पर ये कट कर रही है, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ, मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम क्या है, B पॉइंट है, क्या है ये B पॉइंट है। और ये B पॉइंट की कोऑर्डिनेट भी मैं बताऊँगा। इस B पॉइंट की कोऑर्डिनेशन क्या है, -1, 0, मतलब क्या, ये जो B पॉइंट है x पे -1 पे है और y पे 0 पे है, तो ये आया दूसरा वाला, ठीक है। उसके बाद चलते हैं तीसरे वाले पॉइंट के ऊपर। तीसरा वाला पॉइंट कहाँ पे है, x पे है 1 और y पे है -6, x पे 1 है और y पे -6। तो हम क्या देखेंगे, x पे 1, क्योंकि ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये अब राइट हैंड साइड में आएगा, ठीक है। x कोऑर्डिनेट पे ये राइट हैंड साइड में आएगा। तो x कोऑर्डिनेट पे राइट हैंड साइड पे 1 कहाँ पे आ रहा है, प्लस का 1 ये है, ठीक है, ठीक है, ये आ रहा है ना। तो मारा मैंने छोटा छोटा डॉटेड लाइन। जब आपको लोकेशन या लोकेट करने में दिक्कत आए, तब आप इस तरीके से स्केल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद लोकेशन या लोकेट पॉइंट को लोकेट करने के बाद में इस डॉटेड लाइन को आप रबर के साथ में इरेज कर दोगे, क्योंकि मैं पेन के साथ में कर रहा हूँ, ये इरेज नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट पे 1 के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन मारी, और y के ऊपर क्या है उस टाइम पे, y के ऊपर कितना आ रहा है, -6। y के ऊपर कितना है, -6। -6 किस साइड में आएगा बताओ मुझे, -6 आएगा इस y डैश के ऊपर, क्योंकि माइनस वाले y जो हैं वो नीचे की तरफ हैं, तो y डैश के ऊपर आएंगे, किसके ऊपर आएंगे, y डैश के ऊपर आएंगे, ठीक है, समझ में आया। तो -6 कहाँ है, ये है -6 के ऊपर रखो स्केल को ऐसे करके और मार दो डॉटेड लाइन। मैं फिर से बताता हूँ, ये पेंसिल के साथ मारोगे आप डॉटेड लाइन, और उसके बाद इसको इरेज भी करना है। जब पॉइंट लोकेट हो जाए तो इरेज भी कर देना है। कहाँ पर आ रहा है, कट कहाँ कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। ये पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम आप क्या रखोगे, मान लेते हैं आप इस पॉइंट का नाम रख रहे हो C पॉइंट। क्या नाम रखा है इसका आपने, पॉइंट C, ठीक है। और इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x पे है 1, तो लिखा ब्रैकेट में 1, y पे कितना है -6, ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया। समझ में आ गया, समझ गए होंगे आप। उसके बाद ये भी हो गया, इसकी लोकेशन भी हो गई। उसके बाद चलते हैं, जब आपके पास में ये वाला, जब आपके पास में x क्या है 2
2 है और y उस टाइम पे -6 आ रहा है, तो वो पॉइंट कहाँ पे आएगा इस ग्राफ के बीच में? x कितना है 2 और y क्या है -6। तो कर लेते हैं फिर से, x क्या है 2, प्लस का 2 है तो ये राइट हैंड साइड पे आएगा। फिर से हम कर लेते हैं इसको, ठीक है, ये बना ग्राफ। उस टाइम पे y क्या है -6। फिर से हम करेंगे -6 पे ही, ये पहले ही लाइन के ऊपर है क्योंकि पिछले वाले पॉइंट पे भी -6 से आया था, इस बार भी -6 से। तो आगे करते हैं, यहाँ पर कट कर रहा है, कहाँ पर? ये दोनों की दोनों लाइनें 2 वाली x पे 2 और y पे -6 कहाँ कट कर रही हैं? ये है इसका पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट का नाम आप क्या रखोगे? इसके साथ में ये C है ना, C 1, -6 था। और ये क्या है? ये हमारे पास है D पॉइंट। क्या है ये? ये है हमारे पास D पॉइंट। कौन सा? ये वाला पॉइंट क्या है? इस पॉइंट का नाम है D पॉइंट और इसकी लोकेशन क्या है? 2, -6, ठीक है। 2, -6 इसकी लोकेशन है, ठीक है। या इसके कोऑर्डिनेट क्या बनने हैं? D 2, -6, ये इसके कोऑर्डिनेट हैं। तो दूसरे को भी हमने लोकेट कर लिया। अब चलते हैं अगले वाले पॉइंट की तरफ। अगला क्या है? जब हमारे पास x जो है वो 3 है, उस टाइम पे y जो है वो -4 आ रहा है। y क्या है उस टाइम पे? -4। तो x क्या है? 3। x क्या है? 3 है, ठीक है। x क्या है? 3 और y क्या है? -4। नीचे की तरफ आएगा फिर से, ये है ना, ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि y माइनस में है, तो इसलिए का मतलब ये लाइन नीचे की तरफ आएगी। तो x है 3, उस टाइम पे y क्या है? -4। तो -4 के ऊपर कर लो, यहाँ पर कट कर रहा है, ठीक है। कहाँ पर कट किया? ये आए इस वाली पॉइंट की लोकेशन। ये पॉइंट कौन सा है? D के बाद E पॉइंट है और इसकी कोऑर्डिनेट क्या है? x पे है 3 तो लिखा 3, y पे क्या है? -4 तो लिखा -4, ठीक है। लिख लिया, ये इसकी लोकेशन हो गई। उसके बाद अगले वाले पे चलते हैं। x क्या है हमारे पास? 4, y उस टाइम पे 0 है। y उस टाइम पे क्या है? 0 है। तो x क्या है हमारे पास? 4, ठीक है। 4 यहाँ पर और y उस टाइम पे क्या है? 0। x क्या है? 4, y उस टाइम पे 0। y 0 कहाँ पे होगा? यही पॉइंट पे, यहाँ से ही हो ना y 0। यहाँ पर x भी 0 है, y भी 0 होता है, लेकिन x यहाँ पर 4 बोल के रखा है और y 0 बोल के रखा है, मतलब x का 4 कहाँ पे आएगा? यहाँ पर, और y का 0 कहाँ पे आएगा? चलो भाई, इस 0 के सामने चलते चलो, लाइन पहले बजी हुई है यहीं पर, सीधा यहाँ पर। समझ में आया? तो हमारे पास क्या बन जाएगा? इस पॉइंट का नाम मैं रख रहा हूँ ABCDE। ये F पॉइंट है। क्या है पॉइंट? ये F पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट देखो, x पे है 4 और y पे क्या है? 0, ठीक है। समझ में आया? y पे क्या है? 0। अब लास्ट वाले को हम कर लेते हैं लोकेट। x पे है 5, y पे है 6। x पे है 5, x कहाँ पे है? 5, प्लस का है तो यहाँ पर आएगा, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। ये वाला पॉइंट है ये, ठीक है, ये चौथा वाला F पॉइंट। तो ये 5 वाले पॉइंट की बात कर रहे थे, तो x पे 5 है, 5 वाले पॉइंट की नहीं, x पे 5 और y पे 6। y पे 6 मतलब प्लस का है तो y की वैल्यू ऊपर की तरफ होगी, ठीक है। तो हमारे पास देखो क्या करेंगे, x पे 5, y पे 6। तो x पे 5 परपेंडिकुलर अपवर्ड, क्योंकि y की वैल्यू ऊपर आने वाली है तो अपवर्ड लगाया इसको, ठीक है। y की वैल्यू 6, तो ये है 6 की वैल्यू कहाँ पर कट कर रही है? ये 5 और 6 की वैल्यू कहाँ पर कट रही है? यहाँ पर, ठीक है। ये पॉइंट क्या है? F, इसको मैं G कहूँगा और इसकी लोकेशन क्या है? x पे है 5 और y पे है 6।
तो यहाँ पर देखो आपने सारे के सारे पॉइंट्स लोकेट कर लिए। क्या कर लिए? लोकेट कर लिए। ठीक है, पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, ठीक है, तीसरा पॉइंट ये, चौथा पॉइंट ये, पांचवा पॉइंट ये, छठा ये है और सातवां ये है। ठीक है, तो हमने सातों को लोकेट कर लिया। अब मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ। मैंने क्या किया, इन सभी पॉइंट्स को जोड़ना शुरू किया। पहले ये जुड़ा दूसरे के साथ, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद दूसरा जुड़ा सी वाले पॉइंट के साथ में ऐसे, ये जुड़ा डी वाले पॉइंट के साथ में ऐसे, डी वाला जुड़ा ई वाले पॉइंट के साथ में ऐसे, ई वाला जुड़ा एफ पॉइंट के साथ में ऐसे और एफ वाला जुड़ा जी वाले पॉइंट के साथ में कुछ ऐसे। ठीक है, देख रहे हो ग्राफ कैसा बना। ऊपर से ग्राफ आ रहा है नीचे की तरफ। ठीक है, ऊपर से ग्राफ आया कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ, एक्स के ऊपर कहीं काट रहा है, उसके बाद फिर डाउनवर्ड जा रहा है। ठीक है, नीचे की ओर, और यहाँ से यहाँ से यहाँ से होता हुआ फिर ऊपर की तरफ चलना शुरू कर दिया। ठीक है, फिर एक्स के ऊपर कट किया 4 के ऊपर और उसके बाद अपवर्ड निकल गया। ठीक है, ये जो ग्राफ जो यू शेप में आपको नज़र आ रहा है इसको हम पैराबोला कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पैराबोला कहते हैं। ठीक है, ऐसे ग्राफ को हम पैराबोलिक ग्राफ कहते हैं। इस ग्राफ के ऊपर आप एक चीज़ तो देख रहे हो कि ये जो पैराबोलिक ग्राफ है एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है, इसको एक्स एक्सिस भी कहेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट भी कहेंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर दो जगह पे कट करता हुआ जा रहा है। पहला कट यहाँ पर बी पॉइंट पे जिसकी लोकेशन थी -1, 0। ठीक है, और दूसरा कट इसने एक्स एक्सिस पे ऊपर मारा जहाँ पर लोकेशन थी 4, 0। ठीक है, ये दो पॉइंट के ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर कट करता हुआ ये ग्राफ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, जहाँ जहाँ पर भी इसने एक्स एक्सिस के ऊपर काटा है, ये पॉइंट जो हैं किस वैल्यू को शो कर रहे हैं? अरे भाई, हमने पीछे भी निकाला था, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकाला था। ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में हमने पॉलिनोमियल x² - 3x - 4 का जब हमने ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकाला तो दो वैल्यूज़ आई थी। एक तो आई थी -1 और दूसरी वैल्यू आई थी +4। तो यहाँ पर भी देखो भाई, ये जो ग्राफ बनता हुआ जा रहा है, जहाँ पर भी ये x एक्सिस के ऊपर काट रहा है, वो x एक्सिस की वैल्यू इन वैल्यू के साथ मैच कर रही है? कर रही है। कहाँ कट कर रही है? x एक्सिस पे -1। तो क्या ये x की -1 वैल्यू नहीं है? है, ठीक है, x एक्सिस की -1, तो ये x की वैल्यू है। उसके बाद x एक्सिस पे 4, तो क्या ये 4 नहीं है? 4 है। ठीक है, समझ रहे हो कुछ? x एक्सिस पे 4 आ रही है। ये बात तो आपको समझ में आई होगी, कुछ ना कुछ इस ग्राफ से पता चला होगा। ये ग्राफ हमको बताता है कि जब हम ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालते हैं, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में जो भी ग्राफ बनता है, ठीक है, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल का अगर हम ग्राफ बनाते हैं, जिसमें हम ग्राफ बनाते हैं किस के बीच में? x के बीच में और y = px के बीच में जब हम ग्राफ बनाते हैं, ऐसे ग्राफ के बीच में जहाँ पर भी ग्राफ जो है एक्स एक्सिस पे कट करेगा, वहाँ कट होने वाले पॉइंट जो होंगे, कट होने वाली लोकेशन जो है एक्स एक्सिस की, वही पॉइंट्स हमको उस पॉलिनोमियल का ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल देंगे, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल देंगे। ठीक है, क्योंकि ये पैराबोलिक ग्राफ जो है इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पे कट कर रहा था
पहला वाला पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पे -1 है, दूसरा वाला पॉइंट जहाँ पर वो कट करता हुआ जा रहा है वो प्लस का 4 है, तो यही माइनस का 1 और प्लस का 4 ही इस पोलिनोमियल के ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल कहलाएंगे जब हम ग्राफ बनाते हैं किसके बीच में, x के बीच में और y इक्वल टू पी एक्स के बीच में ग्राफ बनाते हैं, तब उसके ये हमारे पास में जो बनकर के ग्राफ तैयार होता है वो ग्राफ हमको ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल भी देता है। हम ग्राफ से ही पता कर सकते हैं ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल्स का। और वो कैसे पता कर सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं कि उस पोलिनोमियल के ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल के कौन कौन से हैं, जहाँ पर भी ग्राफ जो है एक्स एक्सिस के ऊपर कट करता हुआ जाएगा वही कट होने वाले पॉइंट्स ही उस पोलिनोमियल के ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल कहलाते हैं। ठीक है, ये बात समझ में, ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल कहलाएंगे। तो ये बात आप ध्यान में रखना कि ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल इन द केस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है, सेकेंड डिग्री पोलिनोमियल के बीच में ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल जब भी निकलेंगे तो और उनका जो भी ग्राफ बनेगा किस किस के बीच में, x और y के बीच में, जहाँ पर y जो है पी एक्स के बराबर होता है, जो भी ग्राफ बनेगा वो पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। क्या बनेगा, पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। और वो पैराबोलिक ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स के ऊपर कट करता हुआ जाएगा। कितने पॉइंट्स के ऊपर, 2 पॉइंट्स के ऊपर कट करता हुआ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो 2 पॉइंट्स के ऊपर कट करता हुआ जा सकता है और वो जहाँ पर भी वो 2 पॉइंट्स के ऊपर कट करेगा वही वैल्यू जो होगी ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल कहलाएगी। ये बात तो आपको समझ में आई होगी। कभी कभी यही ग्राफ कुछ ऐसे भी कट करता हुआ जा सकता है। ऐसे पैराबोलिक ग्राफ है लेकिन ऐसा लगता है जैसे एक ही पॉइंट के ऊपर ये कट करता हुआ जा रहा है। ऐसे केसेस में आपको समझना चाहिए कि ये जो पैराबोलिक ग्राफ है ज़ीरो पोलिनोमियल का, जो कि ग्राफ बन रहा है x और y के बीच में, यहाँ पर y जो है वो px के बराबर है, यहाँ पर हमको दिख रहा है कि एक ही पॉइंट के ऊपर ये कट करता हुआ जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या इसके ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल सिर्फ एक ही वैल्यू होगी? नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल की एक ही वैल्यू 2 बार आएगी। क्या, एक ही वैल्यू 2 बार आएगी। मतलब एक ही वैल्यू 2 बार आने का मतलब ये हो गया, मान लेते हैं ये 1 है और ये 2 है। ठीक है, मान लेते हैं इस पोलिनोमियल का ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल जो है वो 2 आ रहा है। और है क्या, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ठीक है, इसका मतलब ये जो 2 है 2 बार सेटिस्फाई करेगा। ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल की मल्टीप्लिसिटी 2 हो जाएगी, यानी कि ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल 2 है लेकिन कितनी बार, 2 बार आ रहा है। ये समझना है। ठीक है, समझ में आया। उसी के साथ में अब मैं ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल निकाल रहा हूँ किसका, एक ऐसी पोलिनोमियल जो कि क्वाड्रेटिक ना हो करके लीनियर पोलिनोमियल है। ठीक है, और मैंने क्या लेके रखा है, 6x + 2 लेके रखा हुआ है। px इज इक्वल टू, px आपको पता है ना, पोलिनोमियल इन x, मतलब पोलिनोमियल जो है वो x वेरिएबल से बना हुआ है। ठीक है, तो 6x + 2 जो है वो एक ऐसा पोलिनोमियल है जो x वेरिएबल से बना हुआ है, इसीलिए इसको px कहा है मैंने। आपसे कहा जाता है कि इसका ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल निकालो। तो ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल जब आप इसका निकालोगे तो आप क्या करोगे, 6x + 2 को इक्वल टू 0 करोगे। जब आप 6x + 2 को इक्वल टू 0 करोगे तो हमारे पास 6x इक्वल टू -2 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का 2 है, इधर आके माइनस का 2, और x इक्वल टू -2/6 हो जाएगा। ठीक है, और क्या बन जाएगा, ये इसकी x की वैल्यू आ जाएगी -1/3, क्योंकि 2 इस 3 को कट करेगा, 2 1 = 2, 2 3 = 6, तो -1/3 इस x की वैल्यू आएगी। यानी कि इस
लीनियर पॉलिनोमियल के बीच में ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल जो है, मतलब x की जो वैल्यू है वो -1/3 होगी, जो कि इस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 बनाएगी। ठीक है, समझ में आया? क्या बनाएगी? 0 बनाएगी। आप ये भी कह सकते हो px इक्वल टू p -1/3, ठीक है, इक्वल टू 0। जब आप इस पॉलिनोमियल के बीच में x की जगह -1/3 भरोगे तो यही पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 हो जाएगी। आप ऐसा भी इसको पढ़ सकते हो। अब देखो, जैसे हमने पीछे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बीच में x और y का ग्राफ बनाने के लिए, क्योंकि हमको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है और ग्राफ की मदद से पता करना है कि कैसे ज़ीरो पॉलिनोमियल निकलता है किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ की मदद से, तो हमको x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों की ज़रूरत पड़ती है। किसी एक कोऑर्डिनेट को ही लेकर के हम किसी पॉइंट को लोकेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए y की कोऑर्डिनेट की भी ज़रूरत पड़ती है। और ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल के केस में, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल के केस में जो y होता है दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू px, वो px के बराबर ही होता है। मतलब जो होल वैल्यू आती है उस पॉलिनोमियल की, उस होल पॉलिनोमियल की वैल्यू के बराबर ही y होता है। तो यहाँ पर भी हम x की अलग अलग वैल्यू भर के पता करेंगे कि उस होल पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू निकलती है, और वही वैल्यू कॉरस्पॉन्ड करेगी y की वैल्यू के बराबर। ठीक है, इस ग्राफ के बीच में जैसे यहाँ हमने देखा कि x इक्वल टू -1/3 आ रहा है। ठीक है, तो एक ही यहाँ पर वैल्यू हमारे पास निकल रही है जो कि इस पॉलिनोमियल को 0 बना सकती है। ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल इस लीनियर पॉलिनोमियल के केस में एक ही वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए मैंने क्या किया, एक साइड में x लिखा और दूसरी साइड में y लिखा। y की वैल्यू जो होगी वो हमेशा px के बराबर होगी, और x की वैल्यू जो हम अलग अलग पुट करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू -1/3 निकली थी, तो हम एक रेंज ले सकते हैं -2 से लेकर के -2/3 से लेकर के 2/3 के बीच के। ठीक है, जितने भी नंबर आएंगे -2 से लेके x की अलग अलग वैल्यू भरेंगे, -2/3, -1/3, -0/3, 1/3, 2/3, ये सारी अलग अलग वैल्यू भर के देखेंगे इस रेंज के बीच में x की, और उस दौरान जो भी y की वैल्यू आएगी फिर हम उस y की वैल्यू का और x की वैल्यू का ग्राफ बनाएंगे। तो देखो, जब हमने -2/3 भरी थी किसके बीच में, 6x + 2 के बीच में, जब हमने x की जगह क्या भरा, x की जगह हमने भरा -2/3। क्या भरा, x की जगह हमने भरा -2/3। तो देखो, x की जगह जब आप -2/3 भरोगे, पहली वैल्यू 6 × -2/3 भरोगे प्लस 2 करोगे, उस दौरान जो होल वैल्यू बनेगी, जो कि y की वैल्यू बन जाएगी, वो क्या बनेगी, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, और 2 × -2 4 होता है, माइनस का 4 + 2 -2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, -2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, -2 बनेगा। तो जब हमने x की वैल्यू भरी -2/3, उस दौरान जो y की वैल्यू आई, इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जो आई वो आई हमारे पास -2, तो y की वैल्यू -2। ठीक है, एक कोऑर्डिनेट हमारे पास निकल गया। ठीक है, उसके बाद जब हमने x की वैल्यू भरी -1/3, ठीक है, x की वैल्यू जब मैं -1/3 भरूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, बन जाएगा 6 × -1/3 + 2। ठीक है, जब हम x की जगह क्या भर रहे हैं, -1/3 भर रहे हैं, तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 2 × -1 -2 होता है, -2 + 2 0। उस दौरान y की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो इक्वल टू 0 आएगी। ठीक है, तो 0। उसके बाद
0/3, जब हम x की जगह 0/3 भरेंगे तो क्या बन जाएगा 6 × 0/3, ठीक है, प्लस 2, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 2 × 0 0 और 0 + 2 2 आता है। तो उस दौरान हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी। उसके बाद 1/3 भरते हैं जब हम x की जगह तो क्या आएगा, तो 6 × 1/3 + 2, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 और 2 + 2 4। उस दौरान y की जो वैल्यू बनेगी हमारे पास, यानी कि px = y जो आएगा हमारे पास वो 4 होगा। क्या होगा 4, ठीक है, तो ये 4 आया, ठीक है। उसके बाद जब हम x की जगह 2/3 भरेंगे इक्वेशन के उस पॉलिनोमियल के बीच में तो क्या बनेगा, तो देखो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ 6 × 2/3, ठीक है, और प्लस 2 करेंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 2 × 2 4, 4 + 2 6। उस दौरान जो y की वैल्यू हमारे पास आएगी वो 6 आएगी। क्या आएगी 6 आएगी, ठीक है। तो हमारे पास दोनों ही तरह के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर बन करके तैयार हो गए। x की वैल्यू भी है और y की वैल्यू भी है, x की वैल्यू भी है, y की वैल्यू भी है, x भी है, y भी है, x भी है, y भी है, x भी है, y भी है। जब हमारे पास x ये है उस दौरान y ये है, जब x ये है उस दौरान y ये है। तो दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं, x भी है, y भी है। जब दोनों कोऑर्डिनेट हमारे पास में होते हैं, x भी होती है, y भी होती है, तब हम कार्टेशियन का जो ग्राफ है उसके ऊपर किसी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। अब देखो लोकेट कर रहा हूँ मैं, समझ आना। सबसे पहले हमने ग्राफ को बनाने के लिए सबसे पहले x एक्सिस और y एक्सिस को तैयार किया। कैसे किया, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि एक दूसरे को कट करती हुई जा रही है 0 पे, ठीक है, वो हमने बना ली। दोनों साइड एरो है, मतलब दोनों साइड इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ऊपर वाला जो पॉजिटिव को शो करेगा दैट विल बी y, और जो डाउनवर्ड नेगेटिव को शो करेगा दैट विल बी y डैश। क्या होगा वो y डैश, ठीक है। इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल जो है उसमें राइट हैंड साइड में, ठीक है, जिसको हम x एक्सिस कहेंगे, जो पॉजिटिव को शो करेगा उसको हम लिखेंगे x, और जो नेगेटिव को शो करेगा उसको x डैश बोलेंगे, क्योंकि जो भी नंबर हमारे पास में आ रहे हैं रियल नंबर हैं, ठीक है। जो भी वैल्यू इसमें 0 ऑफ पॉलिनोमियल की आएगी वो सारे के सारे रियल नंबर होंगे, ठीक है, रियल नंबर में होती हैं। तो रियल नंबर इस पूरे के पूरे ग्राफ के बीच में आ सकते हैं, चाहे वो नेगेटिव होंगे, पॉजिटिव होंगे या रैशनल होंगे, ठीक है, वो सारे के सारे इसके बीच में आ सकते हैं। तो हमने क्या किया, क्योंकि x एक्सिस की जो वैल्यू है वो सारी की सारी रैशनल नंबर में है, तो हमने इनको रैशनल बना लिया है। कैसे बनाया इनको, इनके डिनोमिनेटर को रखा सेम। पहला वाला नंबर जो होगा 1/3 को शो करेगा, दूसरा वाला 2/3 को, तीसरा वाला 3/3 को, चौथा वाला 4/3 को, पांचवा वाला 5/3 को और छठा वाला हिस्सा 6/3 को। ठीक वैसे ही नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो -1/3, -2/3, -3/3, -4/3, -5/3, -6/3। क्यों, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम रखे हैं हमने, ठीक है। उसके बाद y वाली वैल्यू को अगर हम देखें तो y वाली वैल्यू जो है उसकी रेंज बन रही है -2 से लेके 6 के बीच में, ठीक है। तो -2 जो है वो इस साइड में आएंगी और पॉजिटिव वाली जो है वो इस साइड में जाएंगी, तो -2। तो नीचे वाली को मैंने लिखा है -1, -2, -3, -4, -5। ऊपर वाली को +1, +2, +3, +4, +5, +6। अब इनको पॉइंट्स को लोकेट करना है। जब हमारे पास x जो है वो -2/3 है, -2/3 क्या है, यहाँ पर है x, ठीक है, क्योंकि यही है ना x डैश पे आएगी क्योंकि ये माइनस वाली है। तो माइनस वाली जो होती है x एक्सिस पे वो x डैश पे आती है, ठीक है। तो -2/3 यहाँ पर आया। जब यहाँ पर ये x एक्सिस पे -2/3 है उस दौरान y एक्सिस पे ये -2 है, ठीक है। मतलब हम क्या करेंगे, x एक्सिस पे नीचे की तरफ इस तरीके से लगाएंगे डॉटेड लाइन,
मैंने पहले भी बताया था, आप पेंसिल के साथ लगाओगे नीचे की तरफ। नीचे की तरफ क्यों लगा रहा हूँ, ऊपर की तरफ क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि y की वैल्यू जो आगे आने वाली है वो नेगेटिव की तरफ आ रही है, तो नेगेटिव नीचे की तरफ आता है, तो इसलिए नीचे की तरफ ही लाइन लगा रहा हूँ। तो x एक्सिस पे -2/3, y एक्सिस पे -2, तो यहाँ पर -2 है। करो भाई, कहाँ कट हो रहा है, यहाँ पर। तो पहला वाला पॉइंट ये आया, ठीक है। इस पॉइंट का नाम क्या रखूँगा, ए पॉइंट है। लोकेशन क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, -2/3, -2, ये इसका कोऑर्डिनेट है, ठीक है। इस तरीके से पॉइंट का नाम रखा जाता है। तो पहले वाले पॉइंट को हमने लोकेट कर लिया। दूसरा वाला पॉइंट क्या है, दूसरे वाला पॉइंट को देखो, x एक्सिस पे है -1/3, -1/3 कहाँ पे है, ये, और y एक्सिस पे है 0, y एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे 0 मतलब इसी लाइन पे जब y एक्सिस 0 होती है तो पॉइंट जो होता है वो x एक्सिस पे ही रह जाता है, कहीं इधर नहीं जाएगा, कहीं इधर नहीं जाएगा, कहीं इधर नहीं जाएगा, कहीं इधर नहीं जाएगा, वो x एक्सिस के ऊपर ही रह जाएगा, चाहे पॉजिटिव वाली साइड में हो चाहे नेगेटिव वाली साइड में हो। तो y वाला जब भी 0 होता है, y वाले कोऑर्डिनेट की वैल्यू जब भी 0 होती है, जैसे हमने पीछे देखा, y वाले कोऑर्डिनेट की वैल्यू जब भी 0 होगी तब ही हमको ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स मिलेंगे जो कि x एक्सिस के ऊपर आते होंगे। तो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल जब भी हासिल होंगे तब आप देखोगे कि ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में x की कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर होगी, लेकिन उस दौरान y हमेशा 0 ही होगा। तभी तो वो जो पॉइंट होगा, जो ग्राफ जो होगा वो कट करेगा x एक्सिस के ऊपर, ठीक है। ये अभी भी आप समझोगे, जब इसको थोड़ा और करेंगे तब आप इसको फिर से समझ जाओगे। तो करते हैं, x एक्सिस पे -1/3 और y एक्सिस पे उस टाइम पे क्या है 0, मतलब यहाँ से यहीं पर कट करेंगे तो यहाँ ही पर रह जाएगा पॉइंट। कहाँ पर, इधर ही रह जाएगा पॉइंट, ठीक है। y एक्सिस पे 0 से कट करोगे, x एक्सिस पे -1/3 पे, तो यहीं पे कट करेगा, यहीं पर, ठीक है। तो उस दौरान y जो है वो 0 है। तो इस पॉइंट का नाम मैं रखूँगा b, और इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, -1/3, 0, -1/3, 0, b को लिखा और उसके बाद ब्रैकेट में लिखा -1/3, 0। ये है इस वाले पॉइंट की लोकेशन, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स। उसके बाद आगे चलते हैं, 0/3 मतलब 3 हिस्सों में से 0 हिस्सा, तो वो यहीं पे रह गया। कहाँ है, इस साइड में देखो, ये क्या है 1/3, 2/3, 3/3, तो 0/3 कहाँ पे आएगा, यहीं पे आएगा, ठीक है। तो कहता है वो 0/3 x एक्सिस पे 0/3 है, उस दौरान y एक्सिस पे वो 2 है, y एक्सिस पे वो 2 है, 0 एक्सिस पे x एक्सिस पे 0/3 यानी कि 0 पे ही, और उस दौरान वो y एक्सिस पे कहाँ पे आता है 2 के ऊपर, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर। तो ये आया तीसरा पॉइंट। क्या आया, ये तीसरा पॉइंट आ गया, ठीक है। पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, और ये क्या है तीसरा पॉइंट, यानी कि ये C है। लोकेशन क्या है इस दौरान जो लोकेशन हमारे पास आ रही है वो आ रही है 0,2, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद चलते हैं 1/3 x एक्सिस पे 1/3, y एक्सिस पे 4, तो x एक्सिस पे 1/3, ये है 1/3, और y एक्सिस पे कितना है वो 4, y एक्सिस पे 4 कहाँ पे आती है, चलो भाई x एक्सिस पे 1/3 और y एक्सिस पे 4, मतलब पॉजिटिव की तरफ, चलो भाई चलते चलो इसकी सीधे 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 यहाँ पर, ठीक है। कहाँ पर, ये है, ये है, ठीक है, समझ में आया। तो ये क्या है हमारे पास, D पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है ये, D पॉइंट है। लोकेशन क्या है इसकी, x एक्सिस पे 1/3 है और y एक्सिस पे 4 है, हो गया। उसके बाद चलते हैं आगे की तरफ, 2/3 और 6, इस वाले पॉइंट की तरफ। x के ऊपर 2/3 है और y के ऊपर 6/3, तो x के ऊपर चलते हैं 2/3, ये है 2/3, y के ऊपर कितना है 6 मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसी पॉइंट के ऊपर सीधा चलते जाओ
सीधा चलते जाओ कहाँ पर, जहाँ पर भी 6 आएगा y के ऊपर, तो ये आता है y के ऊपर 6। ठीक है, ये पॉइंट कौन सा है, E पॉइंट है। लोकेशन क्या है इसकी 2/3, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 2/3, 6। ठीक है, तो ये बन गया, हो गए सारे के सारे पॉइंट लोकेट। अब इन पॉइंट्स को आप जोड़ लो। ठीक है, जब आप इसको जोड़ोगे तब आप एक चीज़ देखोगे इसके बीच में, क्या देखा इसमें बताओ, इस ग्राफ के बीच में आप क्या देख रहे हो। इस ग्राफ के बीच में हम देख रहे हैं कि एक सीधी लाइन बन रही है। क्या बन रही है, सीधी लाइन। सारे के सारे पॉइंट जो हैं एक ही लाइन में आ रहे हैं। ठीक है, और ये जो सीधी लाइन है एक्स एक्सिस पे सिर्फ एक पॉइंट पे कट करती हुई जा रही है। इस एक पॉइंट को अगर मैं देखूं जहां पर ये कट करती हुई जा रही है, उस एक पॉइंट की एक्स एक्सिस पे वैल्यू जो है वो -1/3 है और वाई एक्सिस पे 0 है। वाई एक्सिस पे क्या है, 0 है। और यही वैल्यू जब हमने निकाली थी, ठीक है, मैथमेटिकल वे में जब हमने इसको निकाला था तो क्या आई थी, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या आया था उस टाइम पे, -1/3 आई थी फॉर द पॉलिनोमियल 6x + 2 के लिए जो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आया था वो आया था -1/3। तो देखो एक्स एक्सिस पे ये 1/3 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी जो ग्राफ है एक्स एक्सिस पे कट करता हुआ जाएगा, लेकिन कौन सा ग्राफ, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के बीच का ग्राफ, जहाँ पर वाई जो है वो इक्वल टू px होता है। ठीक है, px होता है, उस दौरान जो भी ग्राफ बनेगा उस ग्राफ के बीच में जहाँ पर भी जो ग्राफ है एक्स एक्सिस पे कट करेगा, उस एक्स एक्सिस के ऊपर कट वाले पॉइंट की जो भी वैल्यू होगी वही वैल्यू उस पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो देखो भाई -1/3 यहाँ पर भी है और -1/3 हमने वैसे भी निकाला था, तो ग्राफ से भी हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ से आप समझ रहे हो कि ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, या फिर ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल जो है इसमें एक ही आता है, किसमें, लीनियर पॉलिनोमियल्स के बीच में ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल सिर्फ एक ही वैल्यू होती है। और दूसरा, इसका जो ग्राफ होता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में आता है जो कि एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर कट करता हुआ जाता है। जहाँ पर भी ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल की वैल्यू आती है वहाँ पर y की वैल्यू हमेशा आपको ज़ीरो दिखेगी। क्या दिखेगी, ज़ीरो दिखेगी। समझ में आया, वहाँ पर y की वैल्यू हमेशा आपको ज़ीरो दिखेगी, तभी तो वो पॉइंट x एक्सिस के ऊपर आता है। अगर x की वैल्यू ज़ीरो होगी तो पॉइंट हमेशा y एक्सिस के ऊपर आता है। समझ रहे हो, और अगर y की वैल्यू ज़ीरो आती है उस दौरान पॉइंट हमेशा x एक्सिस के ऊपर आता है। तो क्योंकि हम ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकाल रहे हैं, x की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो x की वैल्यू हमेशा x एक्सिस के ऊपर आएगी, उस दौरान y की वैल्यू हमेशा ज़ीरो ही आएगी। ये बात समझ में। तो आप ग्राफिकली भी ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स पता कर सकते हो किसी पॉलिनोमियल के, अगर आपको x और y का ग्राफ दे के रखा हुआ है जहाँ पर y जो है इक्वल टू px होता है। क्या, y हमेशा वहाँ पर किसके बराबर होना चाहिए, px के बराबर होना चाहिए। तो जो भी ग्राफ उस दौरान बनेगा x और y के बीच में, वो ग्राफ हमेशा हमको ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स ज़रूर बताएगा। क्या बताएगा, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स ज़रूर बताएगा। और ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स आपको कहाँ मिलेंगे, आपको वो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स मिलेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर, जहाँ पर भी ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर कट करता हुआ जाएगा। वही इंटरसेक्शन पॉइंट जो होंगे, ठीक है, वही कट करने वाले पॉइंट जो होंगे उनकी वैल्यू ही ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स कहलाएंगी। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में
आई होगी। दूसरा, मान लेते हैं आपको एक ग्राफ दे के रखा हुआ है, ठीक है, कुछ इस तरीके से ग्राफ दे के रखा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से ग्राफ दे के रखा हुआ है। ये x है और ये x डैश, ये y है और ये y डैश। आपको पता ही है y डैश के ऊपर नेगेटिव वैल्यू आती है y की और x डैश के ऊपर नेगेटिव वैल्यू आती है x की, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। अगर इस तरीके से आपको ग्राफ दे के रखा हुआ है और ये ग्राफ किस किस के बीच में है, x के बीच में और y के बीच का ग्राफ है, जहाँ पर y जो है इक्वल टू px के बराबर है। किसके बराबर है? px के बराबर है। ऐसे ग्राफ के बीच में जहाँ जहाँ पर भी ये जो ग्राफ है x एक्सिस पे कट करेगा, वो इंटरसेक्शन पॉइंट या कट करने वाले पॉइंट उस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएंगे? ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएंगे। जैसे इस वाले ग्राफ के बीच में जो भी पॉलिनोमियल जिनका ये ग्राफ बना हुआ है, उस पॉलिनोमियल के कितने ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल होंगे? 1 2 3 4, 4 ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल होंगे। अगर 4 ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल हैं तो बताओ भाई वो पॉलिनोमियल कौन सी होगी, कितनी डिग्री वाली पॉलिनोमियल होगी? ठीक है, तो वो 4 डिग्री वाली पॉलिनोमियल होगी। कौन सी? 4 डिग्री वाली पॉलिनोमियल होगी। मतलब एक ऐसी पॉलिनोमियल होगी जिसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो 4 होगी, तभी तो उसके 4 ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकल रहे होंगे। तो आप ग्राफ के बीच में पता कर सकते हो कि किसी पॉलिनोमियल के कितने ज़ीरो आएंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये जो टॉपिक है समझ में आया होगा। ग्राफिकली किस तरीके से पता किया जा सकता है ये भी आपको समझ में आया होगा। तो आगे जाके आप देखोगे कि आपको ग्राफ देके रखा हुआ होगा, आपसे पूछा जाएगा कि हाँ भाई बताओ भाई इस ग्राफ को देख करके बताओ कि इस पॉलिनोमियल के कितने ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो सकते हैं। तो आप पता कर सकते हो कि कितने उसके पॉलिनोमियल्स, उस पॉलिनोमियल के कितने ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो सकते हैं। कैसे पता करोगे भाई? जस्ट आप x एक्सिस को देखोगे, y एक्सिस वाले कट वाले पॉइंट नहीं देखोगे, आप सिर्फ x एक्सिस वाले कट वाले पॉइंट ही देखोगे। जहाँ पर भी x एक्सिस कट हो रही है उन कट वाले पॉइंट्स की क्या वैल्यू आ रही है, वही वैल्यू जो होगी उन उस पॉलिनोमियल की ज़ीरो पॉलिनोमियल्स होंगी। तो यहाँ पर देखो 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू, 4 वैल्यूज़ आ रही हैं। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल की जो ज़ीरो पॉलिनोमियल होंगे वो 4 होंगे। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।